भी सामान मंगा सकते हैं। जैसे आज सबसे बड़ा हथियार हमारे पास मोबाइल है, यदि मेरा मोबाइल गड़बड़ कर जाए तो मैं आपके संपर्क में नहीं हूं, तो मैं मोबाइल भी मंगा सकूं, ऐसी सरकार कह रही है। ठीक है, अच्छी बात है, पर वो मोबाइल सुधारने वाले, वो जो रिचार्ज करने वाले, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जिनसे उनका जीवन यापन इसी पर चलता है, जिनको घर चलाना है तो आज काम करना है, शाम को घर से उस पैसे से अपना घर चलाना है। एक नई प्रकृति भी लोगों में आ गई थी। एक ईएमआई वाले सिस्टम के कारण आदमी ने घर में पैसा रखना छोड़ दिया, लोगों के बैंकों में पैसा नहीं होता था, लोग बाग ईएमआई जमा करके अपना जीवन जी रहे। आज संघर्ष के दौर में परिस्थिति है कि वे अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं जब उनके पास कमाई का साधन खत्म हो गया है। तो सरकार को इस ओर भी सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, पर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये एक थोड़ा सा विषम परिस्थितियां हैं पूरे देश में, इनसे हमको और आपको लड़ना है, और उसके लिए सरकार कोई प्लान बना के दे। जिस तरह से लॉकडाउन किया है उस तरीके से कोई एक सिस्टम बनाए। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आज यदि कोई किराने की दुकान पे भी जाता है या मेडिकल शॉप पे भी जाता है तो वो कम से कम 1 मीटर की दूरी रख रहा है। ये सामान्य प्रक्रिया में आया है और आ जाएगा, पर इस व्यवस्था को साथ में व्यापार को साम जीवन की हम कैसे परिपाटी पे आ पाए, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ चर्चा होना चाहिए। शर्मा, क्या योजना है, क्या उपाय है? इस योजना को लेकर बहुत तरह की जो अभी छूट देने का भी जिक्र है, 15 तारीख को गाइडलाइन भी जारी हुई है, लेकिन ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। भोजन या राशन, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अन्य भी बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं। व्यक्ति समझ रहा है कि जान और जहान दोनों की चिंता करनी है, और जान के साथ साथ जहान की बहुत ढेर सारी जरूरतें हैं, उस पर भी चिंता करनी होगी। इसलिए कि मध्यम वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अमीर जो है वो संसाधन जुटा लेगा, गरीब को सरकार मदद करेगी, मध्यम वर्ग क्या करेगा? ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं, और ये चुनौती लगातार सामने आ भी रही है। जाहिर है ये महामारी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इससे निपटने के लिए सरकार को बहुत तरह के उपाय करने होंगे, लेकिन उपाय बहुत काफी हो जाए ये तो उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन नाकाफी न हो, इसके लिए चिंता सकते। दुर्गेश जी की चिंता को मैं सर माथे ले रहा हूं, आप भी पूरे समाज की फिक्र कर रहे हैं, पर मजबूरी के हालात हैं। इस समय न चाहते हुए भी राजी नहीं गिर्रा जी, हम सबको दायरे में जीना पड़ रहा है। परिस्थितियों के चलते तमाम प्रकार से जीवन को कैसे एडजस्ट किया जाए, बदले हुए हालातों में जिंदा रहने की कला मनुष्य लगातार सीखता आया है। हम शिक्षित लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, जो प्राणी मात्र भी तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप जीना सीख लेता है। आज भारत सरकार के सामने लोगों को जिंदा बचा करके रखने का सबसे बड़ा जतन, इसलिए 20 तारीख तक के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश है कि किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान है और जहान भी है, अब लोगों के काम धंधे बचे रहे, वो चिंता भी सरकार को करनी है। इसलिए 20 तारीख के बाद आंशिक तौर पर छोटी छोटी शुरुआत की जाएंगी कि कैसे गली मोहल्ले की दुकानें खुलें, कैसे बाजार की आवश्यक मार्केट को ओपन किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों हाथों से तालियां बजेगी। यहां सरकार धीरे धीरे छूट देने का प्रयास करेगी तो ये शहर के नागरिकों के ऊपर भी निर्भर रहेगा कि वो उस छूट का कितना फायदा उठाते हैं। यदि वो अनुशासन में रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे छूट बढ़ेगी। अन्यथा चाबी को फिर घुमा करके नट बोल्ट कस दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने संकेत कर दिया है कि जिन क्षेत्रों में कोई मरीज नहीं है, यदि वहां कोई मरीज आ गया, फिर से वो हॉटस्पॉट बनने की दिशा में चिन्हित हुआ, तो ये सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी।
तो मुझे लग रहा है देश के एक एक नागरिक को 20 तारीख के बाद धीरे धीरे देश को पटरी पर लाने में अपना योगदान देना चाहिए। और इस सब के बावजूद भी जितना आवश्यक हो, अभी भी ये तपस्या काल है। ये मान ले व्यक्ति कि मैं तप कर रहा हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा उपवास है, ये मेरा प्रण है, इसलिए अच्छे मन से निराशा को त्याग कर अपने परिवार को बचाने के लिए इसका पालन करना चाहिए। थे वो दुर्गेश शर्मा। सुविधाएं बहुत आवश्यक भी हैं, उसकी कोई रणनीति, इसके अलावा रोजगार से संबंधित जो कुछ सवाल कर रहे थे उसकी कोई रणनीति, जिससे लोगों में विश्वास बढ़े, आने वाले दिनों के संकट से वो खुद निकल सके। जयवर्धन शर्मा जी, मुझसे पूछा गया रिजवान साहब। जी जी जी, तो दुर्गेश मैंने शर्मा बताया कि सरकार, अभी दुर्गेश जी ने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस को अनुमति दी जाएगी। वो ऑनलाइन से तात्पर्य केवल उन 4 बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, फोन पर ऑर्डर लेंगे, वो छोटे बड़े सभी व्यवसायियों को अनुमति दी जाएगी कि वो अपने व्यापार को प्रारंभ करें और लोग भी जो आवश्यक चीजें हैं उनकी खरीदारी प्रारंभ कर सकें। और मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की जाती है। तो ये प्रारंभिक प्रयास है कि सरकारी कार्यालय जो निहायत आवश्यक है उनको खोला जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम धंधे हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, किराने के दुकानदार हैं, उन सबको अनुमति दी जाएगी कि वो काम अपना शुरू करें। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियां बनेगी और लोग सरकार के मंशा के अनुरूप आचरण करेंगे, धीरे धीरे उदारता बढ़ेगी और व्यापार फिर से पटरी पर आएगा। अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया संकट में है। किस देश में अर्थव्यवस्था पटरी से कितनी उतर गई है, ये लोगों की कल्पना से परे। ये तो भारत भूमि है। अटल जी के समय आपको ध्यान हो, एक बार अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था परमाणु परीक्षण के समय, तब भी सारी दुनिया ने आशंका व्यक्त की थी कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी और हमको धमकाया भी था उस समय अमेरिका ने। और अटल जी के नेतृत्व में हमने 2 टूक जवाब दे दिया था कि हम सारे हालातों का, सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे पर झुकेंगे नहीं। और हिंदुस्तान की जनता की बदौलत हम पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना सामान्य तौर पर दूसरे देशों में इस प्रकार के हालातों में परिस्थिति बिगड़ जाती है। तो मैं इस कोरोना संकट में भी आशान्वित हूं कि लोग फिर खड़े होंगे और धीरे धीरे लोग भी आपको खुश मिजाज होते प्रतीत होंगे और अर्थव्यवस्था पर भी वापस पटरी पर आएगी। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों के जीवन की रक्षा करना। जयवर्धन जी ने कहा कि नहीं साहब, जो सोशल उससे फोन लाइन से और इनसे मंगा सकते हैं आदमी। मेरा इनसे पूछना है कि मोची क्या करेगा, धोबी क्या करेगा, नाई क्या करेगा, इसके अलावा आप टेलर को क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे काम हैं। पंचर सुधारने वाला, साइकिल सुधारने वाला, स्कूटर सुधारने वाला, मैकेनिक है, वो क्या करेगा? वो क्या फोन लाइन पे बैठ के बताएगा कि आपको हमारे यहाँ आना है? कौन कौन के फोन नंबर मालूम है या किसको समाज में लोगों के नंबर की पूरी ऐसा आदान प्रदान है? ये संभव नहीं है। दूसरा, आज अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थिति आई है कि मध्य प्रदेश में हमने खाद्यान्न खरीदने के लिए, किसानों का अनाज खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत कर दी। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि आज यदि हम खाद्यान्न नहीं उठाएंगे तो किसान और समस्याग्रस्त हो जाएगा। वो संघर्ष में है, परेशानी में है, उसका खाद्यान्न उठाना चाहिए। पर क्या आपके पास में सरकार ने तैयारी करी है कि बारदाने आ गए हैं? नहीं है। क्या आपके जो लोग वहां खरीदारी करने जा रहे हैं वो मेडिकली इक्विपमेंट है? वहां मेडिकली रूप से क्या सैनिटाइज होके जा रहे हैं या ऐसी कोई व्यवस्थाओं से जा रहे हैं कि या उनकी कोई मेडिकल जांच हो रही है कि जो बाहर का आदमी गांव में जाएगा, घर घर जाएगा, खदानों में जाएगा और जहां उनके खाद्यान्नों को खरीदेगा, क्या वो वहां पर किसी तरह का वायरस तो नहीं फैला देगा? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है सरकार की तरफ से, इसलिए गांव में जांच भी नहीं हो रही
कि गांव सुरक्षित है, जबकि ऐसा है नहीं। पर ठीक है, आप मुगालते में है, आपकी सोच ऐसी है और आपने हमको भ्रम में रखा हुआ है, हम आपके भ्रम को मान लेते हैं। पर क्या आप जब गांव में बाहर के लोगों को भेजेंगे तो वो गांव सुरक्षित रहेंगे जो आपने भ्रमित रूप से सुरक्षित बताए हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है रिजवान जी। इसके लिए सरकार को ओपन जनता के बीच में आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर वो क्या व्यवस्थाएं कर रही है। क्योंकि आज की डेट में मेडिकल सुविधाएं, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जब मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी इंदौर में, एक नहीं कई ऐसे किस्से आए हैं कि वो एक्टिवा पे बच्चे को लेके जा रहे थे या पिता को लेके जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे अनेकों अनेक किस्से हैं, ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण आदमी की फला की मृत्यु हो गई। तो क्या गांव के अंदर आप इस खतरे के लिए तैयार हैं या उससे जूझने उलझने के लिए तैयार है सरकार? मेरे हिसाब से नहीं है। यदि है तो देववर्धन जी बताएं कि किस तरीके से जो आदमी गांव का में जाएगा और वो मेडिकली रूप से स्वच्छ होगा, वहां बीमारी नहीं फैलाएगा, इसकी जवाबदारी इनकी कैसे रही। दूसरा, अभी जो स्थिति है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे, जिक्र किया कि देश के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगी, उन्होंने जवाब दे दिया। निश्चित जनता ने ताकत के संग खड़े होकर देश को समृद्ध किया, लड़ाई लड़ी और जवाब दे दिया। आज जनता को आपने घर में बैठा के रखा है, आपकी कोई प्लानिंग है नहीं। तो मोदी जी और शिवराज जी देश को, प्रदेश को कब जवाब देंगे? कब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के अंदर ये बताएंगे कि उनका स्वास्थ्य विभाग इस पूरे युद्ध में लड़ने के लिए पूरी सक्षमता के साथ खड़ा है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों को पार करके पास टच करने जा रही है। मैं आऊंगा, आप दोनों से पूछूंगा ये आज रिजवान साहब डिस्टेंसिंग का बड़ा कंटिन्यूटी में जवाब दे लूं, मुझे अनुमति दीजिए। आप दोनों को ध्यान दिला देता हूं, इस पर आपसे आखिरी में जवाब लूंगा दोनों से। सोशल डिस्टेंसिंग मुझे लग रहा है फिर मैं भूल जाऊंगा, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी बहुत लंबे समय बाद प्रकट हुए, क्योंकि वो एक ट्वीट करके अंतर ध्यान हो गए थे और आज उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात कही कि हमें सरकार का साथ देना है। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज दुर्गेश शर्मा जी अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, पर कुछ बातें उन्होंने ध्यानाकर्षण में लाई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 20 तारीख के बाद कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता नाई की दुकान पर जाकर कटिंग करवाने के लिए तैयार हैं? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे? मैं चाहता हूं कि शुरुआत आप करिए। सबसे पहले पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता दाढ़ी मूछ मुड़वाने के लिए नाई की दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाए, तब आप दूसरों से सवाल जवाब करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि 1-2 आदमी के साथ घटना दुर्घटना हो गई इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में, तो क्या आप उसको ही इशू बनाएंगे? ये 133 करोड़ का देश है दुर्गेश शर्मा जी। यहां सड़क दुर्घटना में भी प्रतिदिन 450 लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो इतना बड़ा जब आपातकाल देश में आया हुआ है, कोरोना का संकट, तो आप कल्पना करिए उन सैकड़ों हजारों लाखों जानों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासनिक मशीनरी संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करा रही है, तो थोड़ी बहुत असुविधाएं तो होंगी। एक और बात कही आपने किसानों को लेकर के, किसान सब जानते हैं, प्रतिदिन टेलीविजन देख रहे हैं कि उन्हें मुंह ढक करके जाना है। खरीदी में जो कर्मचारी लगे हैं उनको भी मास्क पहनना है, वो अंगोछा से अपनी तौलिया से मुंह ढक करके बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सबको बता दिया है, वो बारंबार अपने हाथ साबुन से धो लेंगे। तो यदि वो 1.5-2 मीटर की दूरी बना करके रहेंगे और जबरन एक दूसरे को नहीं छुएंगे, तो मुझे लग रहा संक्रमण का शिकार नहीं होंगे। हम शुभ शुभ सोचें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब पटरी पर आ जाएं और मध्य प्रदेश में कोई बहुत बुरी खबरें हमें सुनने को न मिले। चलिए, अब मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से करूंगा कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा जिक्र है, लेकिन लगता है कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को सामाजिक दूरी मान लिया है।
और कुछ लोग इस तरह की चीजों को बड़ा हवा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो इसे सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम देने की कोशिश की, उन्होंने उस पर बात की। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको हमने आपस की दूरी का, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी का किया, लेकिन ये दूरियां सामाजिक दूरियां होती जा रही है। बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की बातें, बहुत सोशल मीडिया में ही ये सोशल मीडिया में कुछ मीडिया का भी व्यवहार है। दुर्ग शर्मा, इसको लेकर जी रिजवान भाई, ये चिंता का विषय है। देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से सामाजिक विघटन का काम चल रहा था, लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ ऐसे ग्रुप जो देश के अंदर सामाजिक रूप से तोड़ने का प्रयास हर स्तर पर कर रहे थे, वो आज कोरोना के माध्यम से भी इसको बढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद से जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई केवल और केवल समाजों को एकजुट लाने के लिए, गांधी जी की सोच को जिस तरीके से आया था कि उन्होंने दलित और सवर्ण और चाहे अल्पसंख्यक हो या दूसरे समाज हो, सबको एकजुटता के साथ में, जो गंगा जमनी तहजीब, जो हमारे यहाँ पर एक दूसरे के घरों में मिलना जुलना, उठना बैठना, आज स्थिति यह है कि आदमी बात करने से पहले ये देखता है कि सामने किस जात किस धर्म का आदमी बैठा है। ये पिछले कुछ वर्षों में था, इसको और बढ़ावा सोशल मीडिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे बढ़ा दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके का मैसेज बनाया जाता है कि फलाना समाज या फलाना धर्म, फलाना जाति, फलाना व्यक्ति आज आपके बीच में जानबूझ के कोरोना फैला रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वापस हमको उस पुराने समय में ले जा रहा है जब देश में, हिंदुस्तान के अंदर आदमी आदमी को पसंद नहीं करता। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बाकी रिजवान भाई, एक चीज और कह रहा हूं। भाई धैर्यवर्धन जी ने बोला कि कोई नाई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। धैर्यवर्धन जी, यदि स्वास्थ्य विभाग एक सर्टिफिकेट दे दे कि ये व्यक्ति कोरोना इफेक्टेड नहीं है, ये नाई कोरोना इफेक्टेड नहीं है, तो उसके पास में आदमी जाने में नहीं डरेगा। जांच आपको करवानी है। और जो आप कह रहे हैं शुभ शुभ सोचिए, भैया हम शुभ सोचते हैं और शुभ काम करने में प्रयास करते हैं, पर जिस तरीके का आप वातावरण निर्मित कर रहे हैं वो शुभ नहीं है देश के लिए। चाहे आप आपस में बांटने की बात कर रहे हैं या जो देश के अंदर आप ये नित नए शुभुक्ते छोड़ते हैं जिसमें विघटन हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सुधार कर लीजिए। चलिए, मुझे धैर्यवर्धन शर्मा, अंतिम प्रतिक्रिया आप। देखिए, सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का कोई दूरी नहीं है। आज तमाम लोगों के यहाँ बर्तन मांजने वाले, कपड़े धोने वाले, अन्य प्रकार का काम करने वाले तमाम लोग काम करते हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं होती हैं। और लोगों की धारणा है कि वो कमजोर तबके से हैं और निचली जातियों से भी होते हैं और आर्थिक तौर पर विपन्न समाज से होती हैं। क्या आपको मालूम है कि आज हिंदुस्तान में इस बात की भी तारीफ की जानी चाहिए कि किसी व्यक्ति ने उनको नौकरी से नहीं हटाया, काम पर न आने के बाद उनकी तनख्वाह बंद नहीं की। बहुत प्यार मोहब्बत से कह दिया गया है कि आपको कोई और मदद चाहिए तो बताओ, आपका जो मासिक हिसाब किताब है वो समय पर आपको मिलेगा, भले आप आओ या ना आओ, भले हम आपको बुलाएं या ना बुलाएं। अब जो गोल गोल बातें करते हैं लोग, मैं वहां जाना चाहूंगा। देखिए, सहिष्णुता के नाम पर, मेलजोल के नाम पर, क्या आप आतताइयों को सर पर बिठा लोगे? क्या आतंकवादियों को गले लगाओगे? आज जो मरकजी लोग हैं जो इस देश में मरकज से निकले हुए लोग पूरे देश को मरघट पर और कब्रिस्तान में ले जाना चाह रहे थे, क्या उनसे दूरी बनाना नहीं चाहिए? क्या उनके खिलाफ हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए? क्यों कांग्रेस के नेता एक शब्द नहीं बोलते, उनके खिलाफ हम पर आरोप लगाते? आप मुझे बताइए, आज भी राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला कि ये लोग जो मौलाना साद के चमचे हैं, उनके विद्यार्थी हैं और उनसे सीख करके कि हिंदुस्तान में कैसे आग लगानी है, वो पूरे देश में निकल पड़े,
जगह जगह पथराव कर रहे पुलिस पर, डॉक्टर पर। अगर आप एक बार भी उनकी मजम्मत करते तो आपको हम पर आरोप लगाने का हक था। विकृत सोच विकृत बात ही करेगी, ये बात धैर्यवर्धन जी ने फिर से चरितार्थ कर दी। चलिए, मेरी कोशिश थी धैर्यवर्धन शर्मा कि एक संदेश जाता लोगों के बीच में कि चंद पत्थरबाजों की वजह से, चंद लोगों की वजह से हम आपस में इस तरह की दूरियां ना बढ़ाएं। ये फिजिकल दूरी हो सकती है, लेकिन मेंटल हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार संभाव बना रहे। जो बात आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर का एक कोने का पहलू हो सकता है, लेकिन मैं सहमत हूं आपसे। कोई ये कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ तब तुमसे सब दूर हो, हमारी कॉलोनी में मत, इस तरह की बात और बाकायदा सोशल मीडिया। रिजवान साहब, आज सलमान खान ने खुल करके आलोचना की ऐसे लोगों की। तमाम मुस्लिम बेचारे खुल करके बुराई कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा, मुस्लिम क्योंकि वो पूरे धर्म को, पूरी कौम को लज्जित कर रहे हैं वो नालायक लोग। मुस्लिम अगर इसलिए इस देश को सुंदर बनाने के लिए हमको खुल करके ऐसे लोगों की आलोचना करनी पड़ेगी। देश के अधिकांश लोग अच्छे हैं, देश के अधिकांश लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी पर एक मछली भी तालाब को गंदा करती है, उनको हमें ठीक करना ही होगा। खरीदते हैं, उनकी भी आलोचना करनी पड़ेगी। जो धैर्यवर्धन शर्मा जी, उनकी भी आलोचना करनी पड़ेगी जो आधार कार्ड देख के सब्जी खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया में विश्वमन कर रहे हैं, लगातार विश्वमन कर रहे हैं। उनकी भी आलोचना करनी पड़ेगी जो बांद्रा में इकट्ठे हुए लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा हुआ कहते हैं। आलोचना करनी पड़ेगी, आलोचना सहनी भी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। इसलिए जब समान भाव से करेंगे तब अच्छा लगेगा। सलमान का उदाहरण देने की नहीं पड़ेगी। धैर्यवर्धन शर्मा ने ऐसा कहा, यह उदाहरण होना चाहिए। जो राजनेता है वही आदर्श और उनको ही आगे बढ़कर इस पर बात। राहुल गांधी ने कोई जिक्र नहीं किया, बेहद चिंताजनक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने भी कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं कहा कि देश में जो इस पर हमें चिंता करनी। दोनों तरफ से सवाल खड़े, आप सियासी लोग हैं, सवाल खड़े करते रहिए, लेकिन देश की आबो हवा बेहतर रहे, इसलिए कि इस कोरोना से भी भयानक और भयावह संक्रमण न फैल, इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी आप दोनों जुड़े, धन्यवाद। लेकिन इस चर्चा में अंतिम इस विषय में, इस प्रयास में अगर दुर्गेश शर्मा आप मेरा कोई साथ देना चाहते हैं तो मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा। धैर्यवर्धन आप देना चाहते हैं तो आपसे भी बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा। लेकिन तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इस पर बात करेंगे तो अच्छा। बोले रिजवान जी, इसी पर मैं चाहता हूं कि समाज को एक संदेश देना चाहिए। बिल्कुल कर रहना बहुत, बिल्कुल रिजवान भाई, ये सवाल उठाना के साथ दुर्गेश शर्मा आपको ये भी बताना पड़ेगा, धैर्यवर्धन जो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछ रहे हैं। बहुत जी रिजवान भाई, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कोई भी देश के अंदर जो ये घटनाएं हैं, क्योंकि ये घटनाएं किसी समाज के द्वारा नहीं। धैर्यवर्धन का सवाल ये था, धैर्यवर्धन का सवाल ये था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। या पत्थर मारने वालों के बारे में राहुल गांधी ने मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आदरणीय। ये कुछ व्यक्तियों की, जो विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य। अब यदि किसी व्यक्ति के कृत्यों के ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, चाहे मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कहां से इस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ बोलना चाहिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए बोलना चाहिए। पर चूंकि इस पर स्थानीय सरकारें कंट्रोल कर चुकी हैं। इंदौर में जहां पत्थर फेंके गए थे, वहां पर फूल भी बरसाए थे, क्योंकि पत्थर फेंकने की घटना से पहले जो सोशल मीडिया पे वहां ये बताया गया कि आपको इस तरीके का वातावरण मिलने वाला है, आपके संग ये हो सकता है, तो पत्थर बरसे। जब वहां से स्वास्थ्य लाभ लेके अस्पताल से कुछ मरीज घर पहुंचे, तो उनको जब यह वस्तु स्थिति मालूम पड़ी,
तो उन्होंने वहां फूल भी बरसाए। तो ये एक जो भ्रम का वातावरण जो मैं बार बार कहता हूं बहुत सारे लोग फैला के अपनी राजनीति अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये उनके कृत्य हैं जो देश के अंदर सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई समाज देश के अंदर इस बीमारी को फैला रहा है, जबकि ये सत्यता नहीं है। एक और जो आपका बॉम्बे की बात, वहां पर किसके ऊपर केस दर्ज हुआ, ये भी यदि देख, मैं वहां नहीं ले जाना चाहता। मैं बता रहा हूं आदरणीय मस्जिद के पास, बिल्कुल आदरणीय, भाईचारे के संदेश ये है कि आप ना किसी का तिलक देखें, ना किसी की दाढ़ी, ना किसी का कलावा ढूंढने का प्रयास करें, ना किसी का जनेऊ देखने का प्रयास करें, ना कुछ और ऐसी बातें करें कि टोपी है कि क्या है। जो है वो आपके साथ आपके लिए संघर्ष करता हुआ आपके घर आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपको सहयोग दे रहा है, उससे सहयोग लीजिए। वो आपके विरुद्ध नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि एक समाज को दूसरे समाज ने सहयोग किया। आप देखिए कि अर्थी को उठाने के लिए यदि मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, तो वहीं हिंदू समाज के साथी मेरे लोग जो है अर्थी में भाग लेने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो इन सब बातों को उदाहरण के रूप में मानना चाहिए, करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम प्रक्रिया आपसे भी देखिए, इंदौर में जिन्होंने फूल बरसाए वे लोग नहीं है जो पत्थर बरसा रहे थे। उनको मैं यही सोच सल्यूट करूंगा, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और लाखों करोड़ों मुसलमान वही हैं जो फूल बरसाने वालों के जैसा भाव रखते हैं, पर जो टेढ़ी उंगलियां हैं जो पत्थर बरसा रही हैं, क्या इंदौर में पत्थर बरसाने के बाद पत्थर बरसाना बंद हो गया देश में? वो आज हमने दूसरे शहरों में भी देखा है। मेरा यह कहना है कि वो चाहे विनय दुबे हो, चाहे कोई अफसर खान हो, चाहे कोई निहंद सिख हो, सबके सब लोगों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, सबका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। और बहुत कठोरता के साथ हमारी जुबान पर भी उनकी मजम्मत करने का भाव होना चाहिए। रिजवान भाई, एक लाइन, मैं धैर्यवर्धन जी की इस बात का समर्थन करता हूं, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटके अभी जो अपना लास्ट में वक्तव्य दिया, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज में ऐसे लोग हैं जो विघटन पैदा कर रहे हैं जी, आशा से कर रहे हो, अपने कृत्य से कर रहे हैं, उन्हें समाज में आइसोलेट करना बहुत जरूरी, इसलिए कि जो अफवाह फैलाते हैं वो उनसे कहीं ज्यादा बड़े अपराधी हैं कि उनकी अफवाह और उनके बहकावे में आकर जो कृत्य करते हैं वो उनसे ज्यादा बड़े अपराधी। जो अफवाह फैलाते हैं नियोजित रूप से ऐसे लोग पूरा करते हैं आवावेश में आपराधिक कार्रवाइयां करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जिक्र किया था, इंदौर में कुछ लोगों ने कांधा दी और अंतिम संस्कार में शामिल उसने उल्लेख किया बाकायदा, मेरे ही सवाल यही है भाईचारा बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से, तो यही कोशिश हर राजनेता को करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे बीच एक पैदा करने की कोशिश की, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी नहीं बना, उसका फिजिकल दूरी, मेंटल दूरी। धन्यवाद आप दोनों का। और अविनाश, आप कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस देश को कि ऐसे लोगों को भी आइसोलेट किया जाए जो इस तरह का भ्रामक जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को भी आइसोलेट किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा देश इस वक्त इस गंभीर संकट से जूझ रहा है। इस वक्त ज़रूरत है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की, आपसी भाईचारे को बनाए रखने की, तभी हम मिलकर इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान जी आपका बहुत शुक्रिया, धैर्यवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया।
तो लॉकडाउन का 23वां दिन है। धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने की दिशा में एक तरफ आ रही हैं, तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जो स्थितियों को फिर असामान्य कर देती हैं, लेकिन जल्द ही ये संकट दूर हो जाएगा और हमारा देश फिर एक बार नए सिरे से तरक्की की राह पर निकल पड़ेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम बात मुद्दे की लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड-19 इसकी चपेट में तकरीबन पूरी दुनिया आ चुकी है और इससे लड़ने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। कोविड-19 से जारी लड़ाई में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में इन आंकड़ों को कम करने की गंभीरता से सरकारों की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। और आपको बता दें, वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस बीमारी का भले ही कोई इलाज ना हो, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा विश्व जुटा हुआ है। तो वहीं हमारे देश भारत में इस लड़ाई को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 19 दिन के लॉकडाउन की जो 3 मई तारीख तय की गई है, उसका शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण की केंद्र और राज्य सरकारें गंभीरता से कदम उठा रही हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। इस बीच कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्यों की सुनियोजित रणनीति रंग लाती भी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है अब कोरोना पॉजिटिव केसों के दोगुने होने की रफ्तार पर लगाम लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले पॉजिटिव मामलों के दुगने होने की दर 3 दिन थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह में ये दर 6.2 दिन हो गई है। खासकर देश के 19 राज्यों में तो ये राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ये अच्छी खबर है। वाकई जिस तरह से संख्याओं के जो दर बढ़ती दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं कम होने की खबर है। इसको लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पुष्टि की है। क्या कुछ अभी तक लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की लड़ाई में देखने को मिल रहा है और किस तरह की सरकारें कदम उठाती दिखाई रही, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता शाहवर शहरयार खान और इसके अलावा हमारे साथ विकास बोंद्रे जी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी, जो कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिजवान जी, विकास बोंद्रे जी कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ शहरयार खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बात की जा सकती है, आप उनसे चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं।